अस्सलाम हाउ आर यू। चलें जी। आज हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने थे एक्सरेज के। एक्सरेज को थोड़ा सा ज़्यादा हमने टाइम दिया। रीज़न इज़ कि एक्सरेज का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड्स एंड पेट स्कैन्स। अल्ट्रासाउंड से रिलेटिवली कम है, ठीक है। और अगर हम बहुत स्पीड में भी करें तो एक दिन के अंदर, लेकिन वो मैं इतनी स्पीड दिखाऊंगा नहीं। एंड पेट स्कैन तो वाकई एक ही दिन का है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, तो बहुत छोटा सा है। आज हम एक्सरेज के थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और फिर रिमेनिंग 2 to 3 डेज़ के अंदर हम ये ख़त्म करेंगे। और फिर हमारे पास आ जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स विच इज़ मैक्सिमम ऑफ 2 days along with the questions, maximum of 2 days। तो बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि A2 जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की चीज़ है, तो यूं ही अ, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब यू आर नॉट सपोज टू स्कोर, यू हैव टू स्कोर इन सच अ वे कि आप अपने एएस का ग्रेड मेंटेन करके रखें। तो एक कोशिश ये रहती है कि हम कोई भी एक माइन्यूट डिटेल भी मिस ना करें, कोशिश करें कि बहुत ही ज़्यादा उसको तरीके से और रुक रुक के समझें, राइट। तो इसलिए हमने इस सिलेबस को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया एंड कोई चीज़ मिस नहीं की अलहमदिल्ला। चले, तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, आई रिमेंबर कि आपकी बड़ी सारी क्वेरीज मेरे पास रखी हुई हैं, तो वो मैं होपफुली इंशाल्लाह देखूँगा सून, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, अभी एक के बाद एक क्लासेस चल रही हैं। चलें, अच्छा, वैसे उसके अलावा मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि मैं मंडे एंड वेंसडे कॉलेज में होता हूँ, ठीक है। अराउंड 8 to 10, ठीक है। और उसको मैं 10:30 भी कर सकता हूँ, 8 to 10:30 भी कर सकता हूँ, बिकॉज फिर मुझे आईब्रो जाना होता है। तो इन केस अगर आप इस टाइम इन दिनों में आस इस टाइम के आसपास, इफ़ यू आर इन कॉलेज, तो आप मेरे पास आ सकते हो। इफ़ यू हैव नो अदर कमिटमेंट, तो हम क्वेरीज वहाँ पर भी हल कर सकते हैं, राइट। चलें जी, आई एम मोस्टली सिटिंग इन रूम 4। बहरहाल, चलें। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो कहते हैं हाई स्पीड इलेक्ट सर आप ये समझा सकते हैं, समझा तो सकते हैं, लेकिन अभी क्लास ले रहे हैं सर। चलें, तो हमने कहा high speed electrons are incident on a metal target. The spectrum of the emitted X-rays radiation is shown in figure 11.1। ठीक है, ये ग्राफ हमने डिस्कस किया था, याद होगा। वो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ्स। कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ्स क्यों है? तो देखें, वेवलेंथ जो था इट इज एसोसिएटेड विद फोटोन, फोटोन की एनर्जी से, और फोटोन की एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन की डिसलेरेशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, ठीक है। तो अब हम इसको यूँ बोलेंगे कि सिंस आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसमें से चंद इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो मतलब डिसलेरेशन डिफरेंट होगी और हीट में भी कुछ डिसिपेट हो रहा होगा। तो चंद इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका एक लार्जर फ्रैक्शन हीट में जा रहा है, चंद इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका लेसर फ्रैक्शन हीट में जा रहा है। तो जिसकी वजह से आपके पास डिसलरेशंस में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से आपके पास एनर्जी फोटॉन्स में फ़र्क होगा, ठीक है ना, फोटॉन्स की एनर्जी के अंदर। तो इस वजह से वी हैव अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ्स। तो इस बात को अल्फाजों में किस तरह बयान करेंगे? हम इसको अल्फाज में यूँ लिखेंगे कि चलें, तो हम इसको लिख रहे हैं सिंस द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ रेंज ऑफ deceleration due to a fraction being lost as heat, the emitted photons are of
range of energies hence a range of wavelength is observed. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही टेक्निकल बात, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ रेंज 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 ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेंज ऑफ एनर्जीज, रेंज ऑफ, मैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकता हूँ कि देयर इज अ मल्टीपल डिसैलरेशन, देयर इज अ मल्टीपल एनर्जी फोटॉन्स, देयर इज अ मल्टीपल वेवलेंथ। मैं मल्टीपल नहीं बोल रहा, मैं रेंज बोल रहा हूँ। तो एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस वो यूं है कि वाई डू वी सेलेक्ट सर्टन वर्ड्स। मल्टीपल में देर इज एन ओपन चॉइस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रेंज में हो सकता है, रेंज में देर इज अ स्पेसिफिकेशन कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट्स इट। तो हम रेंज का वर्ड ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जितने भी फोटॉन्स हैं दे हैव टू बी विद इन द रेंज ऑफ एक्सरेज। तो सॉफ्ट से लेके हार्ड एक्सरेज तक वो रहते हैं वो एक्सरे ही सारी, लेकिन एक्सरे के अंदर भी मल्टीपल उनकी हार्डनेस होती है, इसलिए हम रेंज का वर्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई है ये एक्सरे ही, ऐसा नहीं है कि कुछ यूवी निकल रहे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा थे तो वो गैमा निकल रहे हैं या व्हाट्सएवर, ठीक है ना, इसलिए। अच्छा, उसके बाद इसने बोला देयर इज अ शार्प कट ऑफ ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो शार्प कट ऑफ ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ हमें बता रहा था दी पहली बात तो ये है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एच सी ओवर लेमडा, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटिंग दी हाइएस्ट मैग्नीट्यूड, हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द एनर्जी। तो ये हमें हाईएस्ट एनर्जी या फिर शार्पेस्ट डीसेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई दिस इज़ द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, इससे ज़्यादा की एनर्जी एक्सपेक्ट ना करें आप, ठीक है। अगर मैं ये तस्वीर करूँ भाई 100% जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी उसमें से कुछ भी एनर्जी हीट डिसिपेट नहीं हुआ और वो इमीडिएटली सरफेस पे आकर के रुक गया, तो उसने तमाम अपनी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसमें दे दी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू इससे शो हो रही है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे इन एनी वर्ड्स, एनी बेटर वर्ड्स, हम यूँ लिखेंगे कि द शॉर्ट वेवलेंथ या द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ represents the photon with maximum energy representing maximum energy transfer of the electron into an X-ray photon। मतलब इंटू एन एक्सरे फोटोन हो रहा है, हीट में नहीं जा रहा, मैक्सिमम ट्रांसफर हो रहा है, आशीष। अच्छा, उसके बाद इसने बोला कि व्हाट इज मेंट बाय द हार्डनेस ऑफ एन एक्सरे। तो हार्डनेस ऑफ एन एक्सरे से मुराद ये है कि उसकी एनर्जी। शॉर्टर वेवलेंथ आर हार्डर एक्सरेज, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, सॉफ्टर एंड सो ऑन। तो हमने लिखा कि हार्डनेस रेफर टू द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, हाई एनर्जी फोटॉन्स। अच्छा, ये सारी बातें आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में भी कर सकते थे, ठीक है। स्मॉलर वेवलेंथ photons are referred as hard X-rays, ठीक है जी। 2 नंबर के लिए बात खत्म होगी कि हार्डनेस है क्या और किस किस्म के फोटॉन्स जो है वो हार्ड एक्सरेज रेफर करते हैं। हाउ हार्डनेस इज कंट्रोल्ड। अब आप हार्डनेस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। हार्डनेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग दी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को जब हम बढ़ाते हैं तो वो वर्क डन ऑन एयर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो
पोटेंशियल जो फोटोन में कन्वर्ट हो रही है वो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे, एक्सप्लेन नहीं करना है इसको, तो हम मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, बाय इंक्रीजिंग द सैलुरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। मैं से हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आगे आगे लिख रहा हूँ कि इंक्रीज इन accelerating potential increases work done on electron, या फिर increases kinetic energy of electron, ठीक है, जो कि फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्रेटर वो होगा आपके पास, जितना ज़्यादा वो होगा, इज टू एच सी ओवर लेमडा, तो ये जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी और हार्डनेस आपके पास इंक्रीज हो चुकी भी होगी। इफ इट्स फॉर ग्रेटर देन 2 नंबर तो आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। चलिए, खत्म नहीं हुआ। कितने नंबर का था भाई? ये हमारे पास 8 ओवर हेयर एंड 2/8, 10 मार्क्स तक थ्योरी का सवाल, ज़बरदस्त। अच्छा, आगे मैं एक सवाल दिखाऊंगा, उसके अंदर उसने 8 मार्क्स के 7 मार्क्स के अंदर 2 सवाल पूछे हैं, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक जगह 6 नंबर का एक सिंगल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 6 मार्क्स का उसने पूछ रखा हुआ है। तो दिस इज व्हाट मेक्स इट अ बिट ट्रिकी कि भाई पूरे 6 6 मार्क्स के लिए लिखना है आपने, जो कि हम यूजली फिजिक्स में नहीं देखते। Suggest why when producing X-ray image, the long wavelength X-ray radiation poses a greater hazard to health than short wavelength radiation। अच्छा देखिए, शॉर्ट वेवलेंथ जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वो हार्ड एक्सरेज होते हैं, तो दे हैव अ ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर, तो वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। और जो सॉफ्ट एक्सरेज होते हैं, जो ग्रेटर वेवलेंथ्स होते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो पेनिट्रेट नहीं कर जाते, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। वो एब्जॉर्ब होने के बाद अपनी एनर्जी कहीं तो मुंतकिल करेंगे ना, वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर ही रिलीज कर देते हैं, और दैट एनर्जी इज डेंजरस फॉर अस, ठीक है। 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा हमने नहीं लिखना है इसको डिटेल में, तो हम ये लिखेंगे कि शॉर्ट वेवलेंथ, बस कोशिश ये करनी है कि उन्हीं वर्ड्स में आंसर देना है जो ये खुद कह रहा है। शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन हैव greater penetration power, whereas long wavelength are absorbed in human body, ठीक है। 1 नंबर के लिए था, बहुत ही प्रिसाइज करके मेरे जवाब दिए। सजेस्ट हाउ दिस हैजर्ड इज मिनिमाइज्ड, हम इसको किस तरह मिनिमाइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम एल्यूमिनियम फिल्टर्स लगाते हैं, और हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा देंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये है। उससे क्या होगा, सॉफ्ट एक्सरेज कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ होती है कि हम एल्यूमिनियम फिल्टर्स लगाते थे बिफोर एक्सरे इज एंटरिंग, मतलब इज शाइन ऑन टू दी बॉडी, तो उससे क्या होता है आपके पास वो जो सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एल्यूमिनियम फिल्टर्स टू एब्जॉर्ब ब्लॉक सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है। चलो, अच्छा, अब ये हमारे पास एक सवाल मैथमेटिकल आ रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन से जो हमें ज़्यादा चैलेंज देते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लेते हैं। सिमिलर से क्वेश्चंस होंगे, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम 4/2 May June 12, पेपर 4/2 May June 12, ठीक है। तो कहते हैं एल्यूमिनियम ब्लॉक इज प्लेस नियर टू द स्मॉल सोर्स ऑफ एक्स रे रेडिएशन एज शोन इन फिगर 10.1, ठीक है। एक एक्स रे रेडिएशन सोर्स है हमारे पास यहाँ पे, देयर इज एन एल्यूमिनियम ब्लॉक, ए एंड बी 2 पॉइंट शो कर रखे हुए। तो कहते हैं एक्स रे फ्रॉम द सोर्स इज डिटेक्टेड एट पॉइंट
एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इंटेंसिटी यहाँ भी मेजर कर रहा हूँ, यहाँ भी मेजर कर रहा हूँ। स्टेट टू रीजन वाई द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे बीम एट पॉइंट बी इज नॉट एज ग्रेट एज इंटेंसिटी एट ए। ठीक है, इंटेंसिटी एट बी डेफिनेटली लेसर होगी एज कम्पेयर टू इंटेंसिटी एट ए। तो वही पूछ रहा है ऐसा क्यों है। तो देखिए यहाँ पे दो रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अ फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी या फ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज वुड बी ब्लॉक्ड इन दी एल्यूमिनियम ब्लॉक, एब्जॉर्ब्ड इन द एल्यूमिनियम ब्लॉक, जिसकी वजह से इंटेंसिटी एट बी, एट पॉइंट बी वुड बी वेरी मच लेसर। ठीक है, तो एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न वो थोड़ा सा हमारी वेव्स वाली नॉलेज से, वो वेव्स वाली नॉलेज से है कि देखो अगर ये एल्यूमिनियम ब्लॉक नहीं भी होता, फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम ब्लॉक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाला फैक्टर हम साइड में कर देते हैं, फिर भी आपके पास बी पे जो इंटेंसिटी होगी वो स्लाइटली लेसर होगी। रीज़न क्या था? रीज़न हम लोगों ने एक चीज़ ए एस में पढ़ रखी हुई थी, इंटेंसिटी का जो डिफाइनिंग फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये जो पावर है ये तो सोर्स की पावर होती है। ठीक है, और ये जो एरिया है ये वाला एरिया होगा। अब डेफिनेटली जो मैं देख पा रहा हूँ कि द एरिया स्पैन, ठीक है, ऑफ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ का डिस्टेंस क्योंकि कम है तो यहाँ का एरिया कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे एरिया आपके पास ज़्यादा है। तो रीज़न ये होगा, इसकी वजह से आपके पास एरिया जब बढ़ता है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द टू रीजंस। ठीक है, मैंने इसको इतना एक्सप्लेन इसलिए कर दिया क्योंकि एक जगह पास पेपर में ही क्वेश्चन मेरी नज़रों से गुजरा था जहाँ पे उसने इस बात को बोला कि अदर देन दी एब्जॉर्प्शन आप कोई रीज़न बताएं, तो अदर देन दी एब्जॉर्प्शन आपके पास यही रीज़न बचता है कि अगर मैं एब्जॉर्प्शन को हटा भी दूँ तब भी इंटेंसिटी वहाँ पे कम होगी। तो इन दो बातों को अपने लिखना है। अब इन दो बातों को कैसे लिख रहे हैं, मैंने कहा पहला पॉइंट तो एब्जॉर्प्शन लिख देंगे कि अ फ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज आर एब्जॉर्ब्ड इन द एल्यूमिनियम ब्लॉक। ठीक है, अच्छा दूसरा, सिंस बी इज डिस्टेंट एज कंपेयर टू ए, the area increases स्फेरिकल एरिया भी बोल सकते हैं आप इसे। हेंस इंटेंसिटी डिक्रीजेस। अच्छा, आप अभी अभी लिखते लिखते ख्याल आया कि आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन डेफिनेटली दिमाग में इस वक्त जो बात आ जाए, 4 पाई r स्क्वायर है, राइट। तो ये चीज़ तो आपके पास कांस्टेंट है तो आपके पास इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि भाई डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर आपको लगे कि भाई आपके वर्ड्स इनसफिशेंट हैं आपके बात को वाज़ेह करने के लिए, तो ये आप कहीं मैथमेटिक्स आप साथ में लिख दें कि भाई इस लॉजिक के तहत हम बात कर रहे हैं, तो वो एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाएगा कि अच्छा भाई ये चल रही है कहानी। अच्छा, अब देखिए इस टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसके ऊपर ध्यान था हमारा। वो कहता है कि अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ मॉडल ऑफ अ फिंगर इज शोन इन 10.2, द थिकनेस ऑफ द मॉडल is 2.4 centimeter and that of bone is in the model is 1.1 centimeter. ठीक है, parallel beam of x-ray are incident on the model in the direction AB CD as shown। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ह्यूमन फिंगर शो कर रखा हुआ है, सेंटर में बोन है और ये एरिया है विद नो बोन ओनली द सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सरे बीम जा रही हैं, एक सी से लेके डी तक जा रही है, एक ए से लेके बी तक जा रही है। अब जो सी से डी जा रही है डेफिनेटली वो अ रीजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, बोन सॉफ्ट टिश्यू फिर बाहर आएगी और ये सिर्फ एक सॉफ्ट टिश्यू से गुजर रही है। डिस्टेंसेस आपको दे रखे हुए द इंटायर डिस्टेंस इंटायर विड्थ इज 2.4 जिसमें से 1.1 सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बोन का है।
तो ये डिस्टेंस अगर मैं ले रहा हूँ दिस वुड बी 2.4, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो मैं 2.4 माइनस 1.1 कर दूंगा, राइट। आगे उसने हमें डेटा दे रखा हुआ है, हमें एटेन्यूएशन कोफिशिएंट्स दे रखे हुए, मतलब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स दे रखे हुए, म्यू और थिकनेस दे रखी हुई है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि शायद मैंने पहले भी कहीं बताया था कि ई के ऊपर जब हम पावर लगाते हैं तो यूजुअली हमारे पास म्यू एक्स और समथिंग, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हमने देखा था ये फॉर्मूला इस तरह करके आता है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि अगर ए इज इन यूनिट इनवर्स तो बी आपके पास यूनिट में होना चाहिए, क्योंकि ई के ऊपर जो भी पावर लगी हुई होती है, जो भी पावर लगी हुई होगी, इट हैज़ टू बी यूनिटलेस। ये एक कांस्टेंट है। अब ये यूनिट और यूनिट इनवर्स से क्या मुराद है मेरा? यूनिट और यूनिट इनवर्स से मेरा मुराद ये है कि देखो, अगर आपके पास दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स तो ये सेंटीमीटर में लेना है। इफ दिस इज इन मिलीमीटर इनवर्स तो ये मिलीमीटर्स में लेना है। इफ दिस इज इन मीटर इनवर्स तो ये मीटर्स में लेना है। हमने रेडियो एक्टिविटी के अंदर ये देखा था जब हम हाफ लाइफ और प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स देख रहे थे, तो मैंने कहा था सेकंड, सेकंड इनवर्स, मिनट, मिनट इनवर्स, ये सारी चीज़ें देखी आपने, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर उसने ये हेर फेर किया है। ज़्यादातर आपको सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेंगे, लेकिन कुछ किया है इसने कुछ जगहों पे। अच्छा, अब ये बोलते हैं कैलकुलेट द रेशियो इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे बीम इंसिडेंट ऑन द मॉडल, दैट इज लेट्स से आई नॉट कह देते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रे बीम इमर्जेंट फ्रॉम द मॉडल, इसको हम आई आर कह देते हैं, राइट। ठीक है, इंसिडेंट, ओके। अच्छा, तो उसने बोला ए बी के लिए चाहिए। अब आई नॉट ओवर आई आर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ दोनों ही पार्ट्स, सही है। एक में उसने ए बी बोला है और एक में उसने सी डी बोला है, ठीक है। ओके, चले अब देखो मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। द फॉर्मूला दैट वी हैव इज आई आर, मैं ए बी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ पहले, ठीक है। आई आर इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। तो हम रेशो निकालते थे आई आर ओवर आई नॉट का, द फॉर्म ऑफ परसेंट जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर उसने आई नॉट ओवर आई आर बोले। अगर आप एक दफ़ा दोबारा देखें क्वेश्चन को तो बोलता है इंसिडेंट ऑन द मॉडल एंड इमर्जेंट फ्रॉम द मॉडल, ठीक है जी। तो मुझे इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो टेक्निकली द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर आई नॉट ओवर आई आर, जो कि रेसिप्रोकेटेड वर्जन है 1 ओवर दिस वैल्यू। तो दोनों के लिए मुझे ये रखना है, राइट। अगर मैं ए बी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो ए बी के लिए इट्स सिंपल, आई 1 ओवर एक्सपोनेंट माइनस म्यू की जो वैल्यू ली जाएगी, ए बी सिर्फ और सिर्फ गुजर रही है आपके पास सॉफ्ट टिश्यू से। तो सॉफ्ट टिश्यू का जो म्यू की वैल्यू थी, मतलब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था, दैट वाज 0.27, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा 0.27, ठीक है। और इसका डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 2.4, ठीक है। यहाँ से ये फ्रैक्शन में निकालूंगा, तो ज़रा इसका फ्रैक्शन निकाल करके मुझे बताइए। वन पॉइंट नाइन, ठीक है। अच्छा, अब सी डी निकालना है। तो सी डी के अंदर मैथमेटिक्स दोबारा नहीं कर रहे, यही रेशो है आई नॉट ओवर आई आर, ठीक है। 1 ओवर, अब यहाँ पे एक गड़बड़ है। यहाँ पे मसला ये है कि आपके पास दो वो हैं, फ्रैक्शंस हैं। तो मैं काम ये कर रहा हूँ, पहले मैं इस जो बॉटम वाला है ना, मैं उसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ अलग से। वरना मैं अगर जनरली बताऊँ तो इट वुड बी माइनस म्यू ऑफ बोन इनटू इट्स डिस्टेंस, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय माइनस म्यू ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इनटू इट्स डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं इस फ्रैक्शन इस चीज़ को अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे ताकि थोड़ा सा सिमटा हुआ लगे। तो देखो आपके पास एक्चुअली जो बोन वाली चीज़ है इसका 3.0 है एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, तो मैंने लिखा 3, और इसका डिस्टेंस था 1.1 प्लस ये जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है इसको हमने लिखा था 0.27। अच्छा देखिए सॉफ्ट टिश्यू ना दो दफ़ा आ रहा है, एक यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर आएगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको एक ही दफ़ा में ले लूँ, बस डिस्टेंस मुझे डबल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द डिस्टेंस ओवर एयर इज 1.3, मतलब मैं 2.4 माइनस 1.1 करता हूँ, तो ये 1.4 एंड 1.3 बनता है। 1.3 में से 0.65 इधर है, 0.65 इधर है, तो मैं या तो अलग अलग करके करूँ 0.65 और फिर 0.65, या फिर मैं इनको ऐड कर दूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो 1.3 बन जाएगा, तो मैं एक ही दफ़ा में कर सकता हूँ इस तरह करके। राइट, अच्छा बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं, तो मैं यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ कि दिस इज 3 × 1.1 प्लस, और डेफिनेटली बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस हो जाएगा 0.27 1.3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक आंसर आएगा और फिर उसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे। तो पहले तो इसका आंसर निकाल लिया। ये रेसिप्रोकेट करें अब इसको, जैसे 0.026, अब इसको आपने रेसिप्रोकेट करना है क्योंकि वन हमें इसका आंसर चाहिए था ना, तो I0/I। अच्छा, हम्म, हाँ सही है, ठीक है ठीक। अच्छा टेक्निकली देखो यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना 38.5, 38.5 निकाला। अच्छा मेरी बात सुना, होता ये है कि आपके पास ये रेशो ज़्यादा आना चाहिए था, ये रेशो कम आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम रेसिप्रोकेट कर चुके हैं इसलिए ये कम आ रहा है और ये ज़्यादा आ रहा है। अगर आप सीधा सीधा ई वाली वैल्यूज़ निकालती, जैसे ये वाला, तो ये आपके पास ग्रेटर आएगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये वाली वैल्यू देखूँ तो ये ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इस फ्रैक्शन को, ये वाला फ्रैक्शन सॉरी ये वाला जो मैथमेटिक्स है सिर्फ इसको कैलकुलेट करें, मुझे इस वाली वैल्यू से कंपेयर करना है इसको। ठीक है, तो एक दफ़ा सिर्फ इसको कैलकुलेट करेगा ई की पावर -2.7 इंटू 2.4। नहीं, वन से डिवाइड नहीं करना था ये। अच्छा, ये आपने वन से डिवाइड किए बगैर निकाली है वैल्यू, या वन से डिवाइड करके आप वैल्यू बता रही हैं मुझे? हाँ, वन से डिवाइड नहीं करना, मैंने सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैं ये 1/1.9 कर दें, सीधा सीधा आंसर आ जाए।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रांसमिटेड वैल्यूज है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि हाउ टू जज कि मेरा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये ट्रांसमिटेड है और ये एब्जॉर्ब्ड वाली कहानी हो गई है। इसका मतलब ये है कि 2.6% यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 5 पॉइंट या सॉरी 100 से 52% यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो अब इट मेक्स मोर सेंस। अब क्योंकि मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दिया था, इसलिए जाहिर है कि यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा था, इसलिए ये वैल्यू छोटी आ गई। यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा था, इसलिए वैल्यू बड़ी आई है, क्योंकि हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं रेसिप्रोकेट नहीं करूंगा तो ऑलवेज द बोन्स वाली चीज़ हमेशा छोटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई है, लेसर परसेंटेज ट्रांसमिट हुई है, और यहाँ पे ग्रेटर परसेंटेज जो है वो मेरे पास ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अपने आंसर जज करने को कि भाई इसका आंसर कम ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा आना चाहिए था। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस ओवर हियर नाउ। चलिए, तो मैंने कहा मैं ट्रांसमिटेड वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे। इट वाज 52% ऑफ द ट्रांसमिशन एंड दिस वाज 2.6% जो कि ट्रांसमिटेड था। ठीक है, यहाँ पे जो रेशो आ रहा था दैट वाज 38.5, और यहाँ जो रेशो आ रहा था दैट वाज 1.9। ठीक है, इस तरह करके वैल्यूज थी हमारे पास। उसने आखिर में हमसे पूछा, यूज योर आंसर इन बी टू सजेस्ट वाई फॉर दिस मॉडल एन एक्सरे इमेज विद गुड कंट्रास्ट मे बी ऑब्टेन्ड। तो क्या रीजन है कि यहाँ पे देर वुड बी अ वेरी गुड कंट्रास्ट। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा डायग्राम पे वापस लेके जा रहा हूँ, इसकी वजह से मैंने कुछ वैल्यूज लिखी। वाई डू यू थिंक देर वुड बी अ वेरी गुड कंट्रास्ट इन दिस इमेज? हमें बोन और वो सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा। क्या रीजन हो सकता है? अच्छा, क्लियर डिफरेंस बिटवीन द डिग्री ऑफ डार्कनेस, नहीं ये तो आपने क्या कहते हैं, कंट्रास्ट को एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। वो यही तो पूछना चाह रहा है कि हाउ कम देर इज अ क्लियर डिफरेंस, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग ऑफ द कैलकुलेशंस। आपने सिर्फ कैलकुलेशंस किए ना, तो आप कैलकुलेशन से बताएं कि कैसे आपको पता चल रहा है कि देर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ डार्कनेस। ऐसा आ रहा है आउटकम हमारे पास, कैसे पता चल रहा है हमें? हाउ डू वी नो दैट? एग्जैक्टली, जो रेशोज आ रहे हैं उनके अंदर जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शोइंग दैट अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलूँ, द परसेंटेजेस जो कि ट्रांसमिट हो रही हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, 52%, 2.6%। तो डेफिनेटली इसकी डिग्री ऑफ बर्निंग और इसकी डिग्री ऑफ बर्निंग में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अब आप किस किस तरह देख सकते हैं? आप इन रेशोज़ की रेफरेंस से बात कर सकते हैं कि रेशोज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ये रेशोज़ नहीं आपको परसेंटेज कैलकुलेट किए हुए थे, तो आप इन परसेंटेज के रेफरेंस से बात कर सकते हैं कि भाई परसेंटेज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया गया होता, तो आप सिर्फ इन दोनों की वैल्यू से भी बता सकते हो कि लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अब देखो, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एक होता है 2.8, एक होता है 3। तो इन दोनों में डिग्री ऑफ डार्कनेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। एक होता है 0.27 और एक होता है 0.45। तो इन दोनों की डिग्री ऑफ डार्कनेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन वन इज 0.27, वन इज 3, बड़ा फर्क है। तो इस वजह से तो आप इसको इस रेशो के टर्म्स में बात भी कर सकते हो। बेहतर ये है, क्योंकि उसने बोला यूज योर आंसर इन बी, आंसर्स जो हैं वो आपने रेशो निकाले हैं, तो आप लिखेंगे कि लार्ज डिफरेंस बिटवीन द रेशोज बिटवीन ratios indicates good contrast। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये बोलते हैं आउटलाइन। अच्छा, ये दूसरा सवाल है, आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मैंने आपको नहीं करवाया ना, मैं सीटी स्कैन आज डिस्कस करूंगा। ठीक है,
सीटी स्कैन हम आज डिस्कस करेंगे। सीटी स्कैन इज़ वेरी मच थ्योरेटिकल, ठीक है। और सीटी स्कैन में सीटी स्कैन की एक कैलकुलेशन ज़रूर आती थी हमारे पास, लेकिन वो अभी भी नहीं, मतलब ना होने के बराबर है। तो पिछले कई सालों से नहीं आई है एग्ज़ाम के अंदर, वो क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। आप भी मुझे हेल्प आउट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके कॉलेज के टीचर ने इस टाइप की कोई चीज़ डिस्कस किया आप लोगों से? एनीथिंग लाइक दैट? नहीं ना? चलिए जी। तो दिस इज़ व्हाट सीटी स्कैन इज़, और वो अक्सर टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर नहीं कर रहे हैं। तो मैं इतना कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं क्या करूँ इसको। मैंने इसको 3 साल पहले तक तो 2 साल पहले तक तो पढ़ाया था, लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया, इस साल भी नहीं पढ़ाया, तो वो आ ही नहीं रहा। लेकिन ये कि स्टिल दिस इज़ ऑन होल्ड, ठीक है। मैं अभी टाइम नहीं लगा रहा, लेकिन इन केस मुझे श्योरिटी हो जाती है कि भाई अगर है तो हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये है क्या, मैं चलें वो बता देता हूँ पहले ये है क्या, ठीक है। What is this? CT scan is basically computerized axial tomography, ठीक है। इसकी मैं डिटेल वर्जन में लिख दूंगा हमारे नोट्स में, ये पुराने नोट्स से मैं अभी करवा रहा हूँ। दिस इज कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, जिसको CT स्कैन कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन नेम है, सुन रखा हुआ होगा। अच्छा, ये कहाँ, ये किस, इसका पर्पस क्या है, ये कहाँ किया जा रहा है? देखिए, एक्सरेज हम कर रहे हैं और एक्सरे क्रिएट कर रहे हैं एक 2D इमेज, ठीक है ना। वो हमने इमेजेस में भी, क्वेश्चंस में भी देख लिया कि यहाँ से एक्सरे शाइन की गई, व्हाट्सो एवर द पैरामीटर्स वर, उनको इग्नोर करते हुए कि भाई फिल्टर्स वगैरह को हटा दें। यहाँ से एक्सरे आई, जो ट्रांसमिटेड थी हमने उससे स्क्रीन बर्न की और रेशियोज देखी, 2D इमेज आ रही है, ठीक है। अब हम एक्सरेज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का कर रहे हैं। X-rays are not only for the hands, the legs, the bones, मतलब definitely bones के लिए X-rays, if you might have experienced, तो X-rays even intestine का X-ray भी किया जाता है, X-ray skulls का भी किया जाता है, X-ray chest का किया जाता है, X-ray rib cage का किया जाता है, राइट? ओके, चलिए जी। ओके, तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्सरे कर रहा हूँ, जिसे मैं जनरली बताता हूँ कि ये हमारे मतलब सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन कभी इस पर क्वेश्चन नहीं देखा। तो जैसे इंटेस्टाइन का एक्सरे किया जा रहा है फॉर एग्जांपल। अब इंटेस्टाइन तो भाई वहाँ तो कोई हड्डी है ही नहीं, ठीक है जी। इंटेस्टाइन को देख रहा हूँ तो वो तो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, मतलब उनका तो जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल मसल से भी ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे किया जाता है, सबसे पहली चीज़ ये कि वहाँ पे सॉफ्ट एक्सरेज यूज़ किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर क्या कहते हैं, किसी भी अगर पेशेंट का एक इंटेस्टाइन का एक्सरे लिया जा रहा है, तो उससे कुछ टाइम पहले उसको एक दवा खिलाई जाती है, ठीक है। वो दवा वक्ती तौर पे असर करती है, वक्ती तौर पे क्या करती है, वो एब्डोमिनल को, इंटेस्टाइन को थोड़ा सा हार्ड कर देती है, वक्ती तौर पे हार्ड एज इन, उस हार्ड इन टर्म्स ऑफ एटेन्यूएशन, उसकी वो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट बढ़ा देती है फॉर द टाइमिंग, और जैसे ही वो डाइजेस्ट हो जाती है फिर वैसे ही वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से सॉफ्ट एक्सरे के थ्रू इंटेस्टाइन का एक एक्सरे किया जाता है। अब सीटी स्कैन की ज़रूरत क्या पड़ी थी? सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ी थी अगर मुझे स्कल का एक्सरे लेना है फॉर एग्जांपल, या फिर रिब केज का एक्सरे लेना है, चेस्ट एक्सरे लेना है। तो देखें, रिब केज में आपके पास जो है ना, वो हड्डियाँ सामने भी हैं पीछे भी हैं, ऐसे करके यूं करके स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब आपने एक्सरे ले लिया, एक्सरे में क्रैक आ गया, क्रैक आप देख रहे हैं। अब हाउ कैन यू बी सो श्योर कि क्रैक आगे वाली हड्डी में पीछे वाली हड्डी में? तो ओवरलैप होगा ना, शेडो।
मतलब जब उसका एक्सरे लिया जाएगा तो साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे करके रिपकेट चल रहा है, यहाँ से भी गुजरा, यहाँ से भी गुजरा, इमेज फॉर्म हुई यहाँ पे। तो अब डेफिनेटली वो और फर्दर डिमर होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन अगर लेट्स से कि यहाँ पे क्रैक आ रहा है या व्हाट्सोएवर जो मैं डायग्नोज कर रहा था वो मुझे मिल गया इस जगह पे, तो मैं इस बात की श्योरिटी कैसे लूँ कि ये आगे है या पीछे है। एंड दिस हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम विद स्कल। कल का हम अगर ले रहे हैं तो हमें क्या पता है किस एंगल की बात कर रहे हैं, तो पूरा गोल है। तो यहाँ पर हम करते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इज मोर कॉमनली रेफर्ड एज, मतलब अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इज मोर अ 3D मॉडल ऑफ एक्सरेज। ठीक है, 3D मॉडल। उसमें क्या जाता है, आपने फिल्म मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, आई होप अलग अलग मूवीज में देखा हो, रियल लाइफ में कभी ऐसा ना हो इत्तेफाक, कि देयर इज अ ह्यूमन, वो एक टनल सा होता है एमआरआई टाइप की, अच्छा दो तीन स्कैन है वो सबका उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो देयर इज अ टनल एमआरआई टाइप का, उसके अंदर बंदा लेट के अंदर जाता है, और फिर एक जो ऑब्जर्वर होता है, डॉक्टर होता है, वो भी रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता है, और स्क्रीन के ऊपर स्कल के मल्टीपल एंगल से इमेजेस आ रहे होते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से बहुत सारी इमेजेस बन रही होती हैं। तो वो बेसिकली करता क्या है कि वो एक्सरे लेता है मल्टीपल एंगल से, फ्रॉम वेरी यू नो ग्रेटर नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम मल्टीपल एक्सेस। और वो किस तरह लेता है कि वो एक कॉन्सेप्ट है पिक्सल का। ठीक है, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल इज जस्ट दी स्मॉलेस्ट डिवीजन इन अ 2D पिक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखो, अगर यहाँ पे आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ 2D पिक्चर, मैंने इसको पिक्सल में डिवाइड कर दिया, दिस इज 1 पिक्सल। ठीक है, अब आपने देखा होगा पुराने कार्टून या पुराने गेम्स में जो फॉर एग्जांपल कार्टून बना हुआ होता था, वो लीगो टाइप का बना हुआ होता था, उसके एजेस आपको पता चल रहे होते थे। अब अगर मैं एक शोल्डर बना रहा हूँ तो मैंने ऐसे करके शोल्डर बनाया, लेट्स से दिस इज द शोल्डर कर्व। तो क्योंकि मेरे पास पिक्सल लार्ज थे, तो मैं कर्व की वो शार्पनेस, मतलब शोल्डर की वो शार्पनेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसके साइज को और छोटा कर दूँ, तो इसकी जो रेजोल्यूशन है, कि हम नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं ना, रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी, तो ये थोड़ा सा शार्पर आ जाएगा। और छोटा कर दूं तो वो, अब जैसे आप पिक्चर्स लेते हैं, हम बोलते हैं 480p पर है, 720p पर है, 720p क्या पिक्सल है। अब आपने देखा होगा 4K में आ चुका हुआ है, 8K तक जा चुका हूँ। 8K क्या है, 8K इज 8000 पिक्सल्स। ठीक है, अब पिक्सल को अगर मैं एक 3D ऑब्जेक्ट को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में, मतलब उसके पिक्सल्स बनाऊं, तो वो कहलाते हैं वॉक्सल। वॉक्सल इज जस्ट अ स्मॉल ब्लॉक, समझिए कि मैंने उसको माइन्यूट ब्लॉक्स में वो कर दिया। तो अब इन्हीं ब्लॉक्स को आप वॉक्सल कंसिडर कर लें। अब हर हमारे जो बॉडी पार्ट है उसको बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट वॉक्सल्स के अंदर कन्वर्ट करता है वो, एंड हर वॉक्सल की डिफरेंट मीडी, मतलब डेंसिटी के हिसाब से उसकी एटेन्यूएशन नोट की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस हाथ को अगर मैं 3D मॉडल में ले रहा हूँ, तो मैं छोटे 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 ब्लॉक्स डिवाइड कर रहा हूँ, और हर वॉक्सल का एक अलग डेंसिटी होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कैलकुलेशन होती थी, जो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो वॉक्सल्स की होती थी। तो लेट्स से कि एक वॉक्सल एरे है, मतलब मैंने कहा एक 2x2 का एरे, एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने 4 वॉक्सल में, एक पार्ट था बॉडी पार्ट, 4 वॉक्सल्स के अंदर इसको डिवाइड किया। मैं एक्सरे ले रहा हूँ यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, आगे से पीछे से, मल्टीपल जगहों से मैंने एक्सरेज लिए। अब जब जब मैं डिफरेंट एरियाज से इसका एक्सरे लेता, तो मेरे पास एक मेमोरी आ जाती, मतलब मेरे पास एक रीडिंग आ जाती, यहाँ से लेता रीडिंग चेंज होती, साइड से लेता रीडिंग चेंज होती, मल्टीपल एंगल से हम रीडिंग लेते थे। और मल्टीपल एंगल से रीडिंग लेने के बाद इसको फिर कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस हम करते थे, एंड कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस जो है फिर हमें फाइनली एब्जॉर्प्शन के रेशियोज बताता था, कि इस पूरे वॉक्सल में लेट से 5 6 2 8 ये एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा था नंबर, ये आ रहा है। अब इस हिसाब से एक कंप्यूटराइज्ड इमेज फॉर्म होती थी, तो उससे हमें एक ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल पता चल जाता था। जिस 3D मॉडल को फिर हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ही डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। ठीक है, और मूवीज के अंदर ही आई होप देखा हो कि स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल वो आ रहे हैं। अच्छा, अब तो इतना ज़्यादा वो हो गया है क्योंकि एवरीथिंग इज सो मच एडवांस, तो वो पूरा स्कल का 3D मॉडल आ रहा होता है, और फिर वो इस तरह उसको, जैसे हम कोई भी 3D पिक्चर को हम घुमा लेते हैं ना, तो इसी तरह उसको घुमा घुमा के देख रहे होते हैं। तो इम्प्रोवाइज वर्जन है, समझ लें। तो दिस इज व्हाट CT स्कैन इज। ठीक है, अब CT स्कैन की ये कैलकुलेशन वॉक्सल कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा,
लेकिन वो सीटी स्कैन का बेसिक प्रिंसिपल आपसे पूछता है, जैसे अपने अभी क्वेश्चन पेपर के अंदर देखा, उसने बोला अ पेशेंट लाइज इन अ वर्टिकल रिंग। मैं पूरा पैटर्न इसको समझा रहा हूँ, आपने पूरा प्रिंसिपल कलेक्ट है। पेशेंट लाइज इन अ वर्टिकल रिंग ऑफ एक्सरे डिटेक्टर्स। द एक्सरे ट्यूब रोटेट्स अराउंड द रिंग एक्सपोजिंग पेशेंट टू अ बीम ऑफ एक्सरे फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। मतलब वो रिंग से यूं करके एक्सरे डिटेक्टर और उसके ऑपोजिट पर रिसीवर लगा हुआ है, तो वो यूं करके घूम रहा है डिटेक्टर रिसीवर, वो मल्टीपल डायरेक्शन से वो रीडिंग्स ले रहे हैं। Detectors opposite to the tube send electronic records to the computer. The computer direct builds up the three-dimensional image of the patient. The radiographer can view image of slices to the patient on the computer screen. मतलब आप वो आपका जो स्कल है ना, वो उसको डिफरेंट लेवल ऑफ स्लाइसेस के अंदर देख सकता है, अपर लेयर, इनर लेयर, फर्दर इनर एंड सो ऑन। वो स्लाइसेस में वो करता है, वो तो इमेज दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो मल्टीपल स्लाइसेस की इमेज होती है हमारे पास, ठीक है। तो वो करेक्टली देख सकते हैं कि लेट्स से कि अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई चीज़ है। मुझे तो डर लगता है ये पढ़ाने में कि मतलब मैं थोड़ा सा सुपरस्टिशियस हो जाता हूँ कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ है, अल्लाह ना करे मेरी हो जाए। लेकिन ना एक साल में 4 बैचेस को अगर पढ़ा रहे हैं तो 4 बैचेस के लिए अपने ही आप का खराबा कर रहे हैं। तो अब अगर लेट्स से मुझे साइड से पता चल गया तो मुझे डेप्थ मालूम करनी है कि भाई ऊपर से कितनी डेप्थ थी, तो वो ऐसे स्लाइसेस कर करके हमने देखा। तो दिस इज व्हाट सीटी स्कैन इज। तो वो ये पूरा आपने ना इसका प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है। अच्छा, मैं ये तो पूरा सेंड कर दूंगा, ठीक है। इफ़ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको एक और अच्छा सा, मुझे पता नहीं क्यों और अच्छा सा इसको लिख करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने ना इस दफ़ा सिर्फ प्रोबेबली यू आर द ओनली स्टूडेंट इन A2 जिसने डिफरेंट लेक्चर से पढ़ा। मैं बता रहा हूँ, दिस इज द एक्चुअल दी नोट्स जो कि 2 साल से चलते हुए आ रहे थे, ठीक है। ऐसे करके ये नोट्स थे मेरे पास, ठीक। तो मैंने शायद ये भी शेयर कर रखे हुए ड्राइव के ऊपर, दिस वॉज एडेड दिस ईयर। तो ये बहुत बोरिंग से नोट्स थे मेरे, मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आए थे। तो आपके जो नोट्स हैं ना, यू आर द ओनली वन जिसके नोट्स मैंने यहीं पे बनाए और नए बनाए, वरना एवरी वी हैव नोट्स बहरा। तो यूँ समझ लें कि एक्सपेक्टेशंस मैंने अब हाई कर ली हैं। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, मैंने बड़े मतलब आपकी क्लास थ्रू आउट द ईयर वॉज द ओनली बैच, क्योंकि यू आर द ओनली वन बैच बनना था, डेवलप नहीं हो सका बैच, ठीक है। तो वो आप अकेले पढ़ी थी, तो हमारे पास एक लिबर्टी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं सुकून सुकून से पढ़ा रहा था। तो बाकी डिफरेंट कॉलेजेस में यही नोट्स थे, कभी बोर्ड पे कभी ये जल्दी जल्दी पढ़ा रहे होते हैं, कॉलेज में तो बस निपटानी होती ना कहानी, वो नहीं कर वहाँ भी तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन वी हैड अ लिबर्टी ऑफ कि हम बस समझ लें कि एक प्राइवेट ट्यूशन की तरह आपने पढ़ा ना, तो आपके नोट्स बहुत डिटेल हैं। आपकी एक एक जितने भी चैप्टर्स आपने देखे हैं पढ़े हैं मेरे साथ, तो बहुत तफसीली नोट्स हैं, बहुत तफसीली उसके अंदर बातें हैं। एक एक पास पेपर को हम लोगों ने बहुत सुकून सुकून से टाइम दे दे के पढ़ा है, शायद इसलिए हम इतना, वरना बाकी जगहों पे सब जगह ख़त्म हो गया। और मैं अभी भी किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेहनत ख़राब नहीं करना चाह रहा साल भर की। तो यूँ समझ लें कि दिस मेक्स माई एक्सपेक्टेशन लेवल हायर। इतनी मेहनत की है तो आपने फिर इंशाल्लाह उसको रिजल्ट भी वैसे ही देना है। अब वो रिजल्ट हायर मतलब कैसे होगा, आई रिमेंबर शायद आपका सी था ना। तो सबसे पहले तो आई वुड होप कि दैट कन्वर्ट्स फ्रॉम C to B, ठीक है ना। इफ़ दैट्स अ हायर सी बी था, ओ आई एम सो सॉरी देन, सी फिर किसी और का था। बी तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। तो इफ़ अल्लाह करे इफ इट्स अ हायर बी, आई एम नॉट श्योर कि आपने कंफर्म किया इट्स अ हायर बी और लोअर बी का कॉम्प्लेंट ब्रेकअप याद है आपको? 1 2 3 पेपर 1 2 3 में क्या बना था आपका? अगर ऐसा है कि इट्स अ हायर बी, तो कोशिश मतलब चाहत ये है कि वो ए में कन्वर्ट हो जाए। चलें, कोई मसला नहीं है। चाहत ये है कि वो ए में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने पेपर 4 की P2 में हाई था, चले फिर तो हो सकता है। P2 में अगर हाई था ना, तो लेट्स कीप आवर होप स्टिल हाई। P2 अच्छा परसेंटेज है, 38.5% है, परसेंट है ओवरऑल में से, ठीक है। तो ये है क्योंकि P4 फिर P2 अगर लेट्स से आपने कहा हाई है 38.5 वो था, फिर P4 38.5 होगा, वो ग्रेटर हो गया है, बल्कि वो 26 हो जाएगा। बहरहाल चले 38.5 आपका P4 होगा। P4 पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया है इस दफ़ा, तो ए बी से ए कर सकते हैं। एंड लेट्स से कि अगर वो नहीं भी हुआ, तो बस द ओनली अल्टीमेट टारगेट इज कि ये बी से
कुछ भी करके नीचे नहीं आए, ये बी मेंटेन है। अगर ये बी भी मेंटेन रहता है तो दैट्स ऑल्सो अ विन विन सिचुएशन। ठीक है, तो आज मैंने ना ये चीज़ कन्फेस करके आपके सामने अपने बता दिया कि मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। ठीक है, तो आपने बहुत इत्मीनान से सुकून से पढ़ा है। मतलब आप जब ग्रुप के अंदर पढ़े होते हैं तो डेफिनेटली उसके प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज भी होते हैं कॉन्स भी होते हैं। तो वो कॉन्स कभी कभी ये हो जाते हैं कि हम स्लाइटली स्पीड अप कर रहे होते हैं, हम कस्टमाइज नहीं पढ़ रहे थे। आपने तो बिल्कुल ये टू कस्टमाइज पढ़ा है, आपने पर रिजल्ट भी एक अच्छा कस्टमाइज रिजल्ट शो करना है। ठीक है, चले, तो यहाँ पे एक्सरे ख़त्म हुआ है, अब अगला अल्ट्रासाउंड है। मैंने कहा था इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप, अब भी मैंने बता दिया कि देखो अगर क्वेरीज है ना तो आई विल कंटिन्यू टू कम टू कॉलेज मंडे वेंसडे, और मैं 8 से 10 बजे तो होता ही हूँ, और मैं उसको मैंने बताया कि मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो यूजली मैं इस टाइम अपना जो एएस का ग्रुप है मैं उन लोगों को एलडीज करवा रहा हूँगा वहाँ पे बैठ के। तो अगर एक दो क्वेरीज हैं, 2-3 क्वेरीज हैं जो कि 10-15 मिनट के अंदर मैं कवर अप कर सकता हूँ, तो और आप उस टाइम हैं, स्पेशली आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस टाइम वहाँ आई हैं तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकती हैं इफ़ देर इज़, यू फील कि देर इज़ नो इशू। तो वरना कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, हम यहाँ पे उसको जवाब दे देंगे, वरना मैं भूल भी जाता हूँ। आजकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी क्वेरीज वहाँ से भी क्वेरीज, ऐसा हो रहा है। ठीक है, चले। अच्छा, इसी तरह मैं, हम जब पास्ट पेपर सेशंस रखेंगे तो कुछ कंबाइंड में रखेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा सारा साल कस्टमाइज बड़ी एफर्ट्स रहेंगे, तो हम सेपरेट अपने क्वेरी सेशंस भी रखेंगे। तो वो दैट थिंग इज़ इन माई माइंड कि मैं फिर यहाँ एंड में आके वो वाली बात है, मेहनत ज़ाया करने वाली बात होगी। तो हम उसको भी मैनेज कर लिया करेंगे। अगर क्वेरीज वहाँ नहीं हो रही, सबके साथ दायरे मसला होता है, तो फिर हम अलग से कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमने इस चीज़ को हाई ही रखना है। ठीक है, तो बीटी दी नेक्स्ट क्लास। अच्छा, नेक्स्ट क्लास तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो रही होगी। मैं पहले टेंशन ले रहा था, मैं आपको क्या बोलूँ कि मैं क्लास नहीं ले रहा, तो मुझे मुझे याद आया कि आप भी तो फिर वहीं जा रही होंगी ना। आई गेस फेयरवेल है शायद। ठीक है, तो उससे आगे पीछे कर लेंगे क्लास। ठीक है, हम फ्राइडे को कर लेंगे। फ्राइडे को मेरे पास टाइम होगा, हम फ्राइडे को कर लेंगे क्लास इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट क्लास फ्राइडे है, फ्राइडेज और सैटरडे संडे कोशिश करूँगा तीनों दिन लूँ ताकि हम। अच्छा, यू नॉट गोइंग टू द फिफ्थ, आई एम गोइंग टू द फिफ्थ। मेरा दिल चाह रहा है जाने का, लास्ट टाइम नहीं गया था। चलिए, आई सी इफ आई एम गोइंग, तो फिर हम फ्राइडे कर लेंगे। ठीक है? चलिए, वैसे यू मस्ट गो टू फेयरवेल, फेयरवेल मेमोरी है, ग्रेड्स तो आते रहेंगे, मेमोरी बनानी है। नहीं, मैं आई वुड स्टिल रिकमेंड कि यू मस्ट गो टू द फेयरवेल। मतलब आई एम वन ऑफ दोस्त कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई इस कॉलेज के इवेंट्स मिस नहीं करो, बिल्कुल भी मिस नहीं करो, बिल्कुल भी मिस नहीं करो, बिकॉज दीज आर द लाइफ लॉन्ग मेमोरीज। आपको याद रहता है कि माई गॉड दैट वाज द इवेंट, थोड़ा सा अच्छा होता है। तो अगर इफ़ देर इज़ स्टिल पार्ट ऑफ यू जो है कंफ्यूज है, तो मैं उस पार्ट को रिकमेंड करूँगा, गो टू द फेयरवेल, यू विल हैव योर मेमोरी। 2 साल गुजारे हैं ना जिए उस जगह पे, तो उसकी एक फेयरवेल मेमोरी लेकर के जाओ। है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह फ्राइडे। एंड फ्राइडे को हम साउंड, सॉरी, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।